सारे बच्चे आ गए? जो बाहर है उसको बुला लो प्लीज। रहने दो, रहने दो, रहने दो, आ जाओ। ठीक है, तो आज हम दोबारा से क्या शुरू करेंगे? फंडामेंटल राइट्स की रिवीजन। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनका दोबारा मिस हो गया। अब मैं जब पढ़ा रही हूँ ना, तो साथ साथ आप लोगों ने भी रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या बताया था मैंने? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? बेसिक राइट्स। दीज आर द बेसिक राइट्स। नेक्स्ट, इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? यस, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जिस्टेंस। ठीक है, फंडामेंटल, मौलिक अधिकार, बेसिक अधिकार। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द गारंटीड राइट्स। गारंटीड गारंटीड राइट्स। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? दीज आर द गारंटीड राइट्स। तो गारंटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन गारंटी दे रहा है? गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था? लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वही इसको गारंटी कर रहा है। क्लियर? और ये कब से है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है, इन्फोर्स हुआ है, ये उसी टाइम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टेंस में थे। क्लियर? अब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल्स जो है इसके साथ डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं? थर्ड पार्ट। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ डील कर रहा है? तो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? आर्टिकल 12 to 35 deal with the fundamental rights. Article 12 to 35 deal with the fundamental rights. ठीक है, क्या ये एनफोर्सेबल है? क्या ये राइट एनफोर्सेबल है? यस, दीज आर एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल किसके अगेंस्ट? यस, these are enforceable against state as well as ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं। दीज आर द बेसिक राइट्स, दीज आर फंडामेंटल फॉर आर एग्जिस्टेंस, तभी इनको फंडामेंटल राइट्स बोला। दीज आर द गारंटीड राइट्स। गारंटीड राइट्स क्यों? क्योंकि इनकी गारंटी कौन दे रहा है? लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दीज आर enshrined in which part of the constitution? Part third of the constitution of India deals with fundamental rights. Then from which article to which article fundamental rights are there? Article 12 to 35 deals with fundamental rights. ठीक है, these are enforceable against, enforceable हैं, but against state as well as individual, दोनों के ही against enforceable है। अगर state violate करने की कोशिश करेगा fundamental rights को, तो उस केस में भी प्रोटेक्शन मिलेगी, और अगर कोई इंडिविजुअल वायलेट करने की कोशिश करेगा उस केस में भी प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दैट दीज आर जस्टिशिएबल।
दीज आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का क्या मीनिंग हुआ? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्टिशिएबल का क्या मीनिंग हुआ? इन द केस ऑफ देयर वायलेशन आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो? कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन जिसके अगेंस्ट, जिसकी वायलेशन के अगेंस्ट आप कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हो, वो जस्टिशिएबल हो जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन आएगा कि क्या फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है? तो यस दे आर। क्या ये गारंटेड है? यस दे आर। विच पार्ट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? पार्ट थर्ड। विच आर्टिकल? 12 to 35। देन आर दे आर इन्फोर्सेबल? क्वेश्चन आ सकता है, आर दे इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट? नो। Only against the individual? No. These are guaranteed and protected against the state as well as the individual. Clear? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि इसकी क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, हमने जो 4-5 क्लासेस में डिस्कशन किया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी? फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज, हाँ, टोटल कितनी क्लासिफिकेशंस थी? 7 क्लासिफिकेशंस। 7 क्लासिफिकेशंस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके साथ? 14 से 18 तक जो आर्टिकल्स हैं वो सारे राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करेंगे। ठीक है, द सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के जितने भी राइट्स आएंगे वो कौन से आर्टिकल से डील, कौन से आर्टिकल्स में आएंगे? आर्टिकल 19 टू 22। क्लियर? द थर्ड क्लासिफिकेशन इज वेरी गुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 एंड 24। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन हो गई। द फोर्थ वन इज यस, राइट टू फ्रीडम ऑफ कहाँ से कहाँ तक? यस, 25 टू 28। क्लियर? द फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज यस, कल्चरल एंड कमिंग cultural and educational rights. आर्टिकल 29 एंड 30। दो आर्टिकल्स हैं जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो 5 हो गए, मैं यहाँ लिख रही हूँ 6th वन, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, स्टार मार्क किया क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है ना। 7th वन इज यस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके साथ? 32। क्लियर? आर्टिकल 32 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी 31 था। ठीक है, इसको मैंने स्टार मार्क क्यों किया, इसको मैंने अलग क्यों किया? बिकॉज हमने इसको डिलीट कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस राइट हैज बीन डिलीटेड। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया हमने इसको? थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हमने इस राइट को डिलीट कर दिया है। फंडामेंटल राइट से निकालकर हमने इसको कौन से राइट? यस, लीगल राइट बना दिया इसको। ठीक है, अब ये दिस राइट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, दिस राइट इज नाउ अ लीगल राइट। क्लियर? तो ये 7 कैटेगरीज है जी। लीगल में किस आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 301। ठीक है, अंडर आर्टिकल 301।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द 7th क्लासिफिकेशन, कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है? आर्टिकल 32, ठीक है। ये सारे के सारे राइट्स, अब मैं इसको हटा सकती हूँ यहाँ से, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अब यहाँ से डिलीट हो चुका है थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितनी क्लासिफिकेशंस रह गई? 6 क्लासिफिकेशंस, ठीक है। कितनी क्लासिफिकेशंस है अब हमारे पास? 6 क्लासिफिकेशंस। ये जितने भी राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द केस ऑफ वायलेशन, ठीक है, एब्रिजमेंट, कुछ भी अगर होगा इन राइट्स के साथ, ठीक है, तो आप इस राइट का इस्तेमाल करोगे। दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप अपने राइट्स को बचा सकते हो, अधिकारों की रक्षा कर सकते हो बाय यूजिंग दिस राइट, ठीक है, जो कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर? अब हमने क्लासिफिकेशंस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में, याद है सबको? अब आप मुझे दोबारा रिवाइज कराओ, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है? दो बातें करता है आर्टिकल 14, ठीक है, दो बातें करता है। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एक क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ जो सुप्रीम है, हमारी कंट्री में कोई सुप्रीम नहीं है, ठीक है, कोई पोजीशन सुप्रीम नहीं है सिवाय लॉ के, ठीक है, लॉ ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। तो लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है, किसी के भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, सब बराबर है। इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका, आर्टिकल 14 जो है ये क्या बात करता है? दो बातें करता है, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा आप करेक्ट कर सकते हो, या दोनों ही ऑप्शंस आएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, और लॉ जो है सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो विक्टिम है, ठीक है, दोनों को ही इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है बाय लॉ, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जो क्रिमिनल है वो गिल्टी प्रूवन हुआ है तब तक सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो कॉन्सेप्ट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। आर्टिकल 14 इस चीज के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वालिटी। क्लियर? आर्टिकल 15 क्या कहता है? वेरी गुड। आर्टिकल 15 सेज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ग्राउंड्स क्या क्या बताए थे मैंने? कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये कुछ बेसिस बताए हैं, कुछ ग्राउंड्स बताए हैं कि इन ग्राउंड्स पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव क्या करता है? फिर इनइक्वालिटी लेकर आता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ही आर्टिकल में क्या पढ़ा कि हमें इक्वालिटी लानी है, ठीक है। तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कौन सा? आर्टिकल 15। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड इन कैरेक्टर, ठीक है। इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सिचुएशंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से हम इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑल ग्राउंड्स इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, बट मैंने ग्राउंड्स भी बताए। बट मैंने आपको बोला कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है ना। तो रिजर्वेशन क्या कर रही है? डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रही है ना, एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही कर रही है।
एससीज को आप ऊपर लेकर जा रहे हो, मतलब लो कास्ट को ऊपर लेकर जा रहे हो, हाई कास्ट को उसी पोजीशन पे रखा है। ये हमने क्यों किया है? बिकॉज ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या था, लो कास्ट वालों को इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, ठीक है, लो माना जाता था, उनके साथ इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लिंक था, है ना। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, उनका जो लेवल नीचे था, हाई कास्ट का ऊपर था, उनका लेवल बराबर लाने के लिए हमने उनको क्या दिया, रिजर्वेशन दिया, ठीक है। एजुकेशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में रिजर्वेशन दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये जरूरी था, ये रिजर्वेशन जरूरी था क्या करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। जो इतनी लंबी डिस्क्रिमिनेशन चलती आ रही थी उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई, ठीक है। तो ये स्टेट क्या कर रही है इस सिचुएशन में, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, बट दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सो आप मुझे बताओ, क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होना चाहिए? यस, होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, रिजर्वेशन खाली कास्ट के बेसिस पे नहीं मिलती है, उनके रिलीजन के बेसिस पे भी रिजर्वेशन होती है, लाइक माइनॉरिटीज, ठीक है, और ट्राइबल ग्रुप्स को भी रिजर्वेशन मिलती हैं। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, क्लियर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। हो गया ये क्लियर? आर्टिकल 15, ये मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को, क्लियर। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? कमिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। सब फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाकी अपनी मेहनत के बेसिस पे सिलेक्शन होती है, ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी तो सबको इक्वल मिली, ठीक है, फॉर्म तो सबने लगाए ना। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में फॉर्म तो सारे ही लगा सकते हैं। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में अपॉर्चुनिटी मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना, दिस राइट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 60, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? यस, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी छुआछूत की बीमारी थी ना हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। हाई कास्ट वाले लो कास्ट को इम्प्योर कंसिडर करते थे, ठीक है। तो वहां पे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल इंडिया में। इवन आज भी कुछ जगहों पे ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कुछ हद तक की भी जाती है, क्लियर। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये इंश्योर किया कि ये जो अनटचेबिलिटी का टैबू है हमारी सोसाइटी में, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तभी हमने इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में डाला, क्लियर। कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और जिसके अगेंस्ट की तो आपका ये मौलिक अधिकार है, आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो, क्लियर। आप बोल सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट की के अधिकार को छीना गया, ठीक है, उसको वायलेट किया गया, क्लियर। द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 17। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। आर्टिकल 17 डील्स विद व्हिच टॉपिक, या किस चीज के साथ डील कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो किसके साथ डील करेगा, अनटचेबिलिटी के साथ। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स, ट्रेडिशनल इंडिया में क्या था, टाइटल्स दिए जाते थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, खुश होते थे, और जो उनके बिहाफ में, जो उनके लिए काम करता था, उनको टाइटल्स दे दिए जाते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या थे, इंडियन सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ थे, इंडिया को कभी प्रॉस्पर होते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो इस तरह के टाइटल्स से जिससे लोग खुश हो जाते हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है, एबॉलिश किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 18 किसकी बात करता है कि इस तरह के टाइटल्स को टोटली हमारी सोसाइटी से, हमारे इंडियन नेशन से टोटली एबॉलिश किया जाना चाहिए, ठीक है। बट आपने देखा होगा, जैसे
एक्सेप्शन बताई थी मैंने, कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, लाइक गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, कीर्ति चक्र, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ये कुछ अवार्ड्स मिलते हैं या टाइटल्स मिलते हैं, ठीक है, ये एकेडमिक बेसिस पे मिलते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स के बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है उसके बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल्स नहीं है, ये अवार्ड्स होते हैं या अचीवमेंट्स होती हैं जो आपको मिलती है, टाइटल्स नहीं होते। और भी मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि टाइटल्स जो है, इंडिया का कोई सिटीजन बाहर की कंट्री का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन वो टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो टाइटल्स इन ऑल फॉर्म खत्म होने चाहिए इंडिया में से, ना दिए जाने चाहिए ना लिए जाने चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री अवार्ड्स, ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट्स, वो इसमें अलग होते हैं। क्लियर? मार्कर इसमें इंक डलवा के लाना, खत्म है इसमें, ये लो इसमें बढ़ेगा। हाँ नहीं, सारे फेड हो रहे हैं। जाओ जाओ, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो क्लास में, ठीक है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हो गए, इक्वालिटी के राइट्स है, समझ आई सबको? ये 4th टाइम रिवीजन हो रही है आपकी, 4th नहीं 5th टाइम। क्लियर? इक्वालिटी के राइट्स। नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम। अलग अलग तरह की फ्रीडम्स की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 है ना, आर्टिकल 19 टू 22। अब आर्टिकल 19 में मैंने बताया था बहुत सारी फ्रीडम्स इंश्योर की जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी फ्रीडम्स इंश्योर की जाती हैं। द फर्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये जो भी राइट्स हैं ये सारे एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्शंस हैं इनमें, ठीक है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस के अंडर आते हैं, सिचुएशन के हिसाब से इनमें रेस्ट्रिक्शंस लाई जा सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो चाहे बोल सकते हो, जो चाहे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो बोल के करो, रिटन फॉर्म में करो, एसेज लिखो, पैम्फलेट्स लिखो, पोएम्स लिखो, ठीक है, या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताओ, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करो। तो स्पीच कर सकते हो, एक्सप्रेशन कर सकते हो, आप फुली फ्री हो, ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है, बेसिक फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है? नो, दिस फ्रीडम इज ऑल्सो लिमिटेड इन नेचर। क्यों? आप कुछ भी बोल सकते हो? नो। अपने आइडिया कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो? नो। आपको क्या ध्यान रखना है? यू शुड नॉट गो अगेंस्ट समवन्स डिग्निटी, ठीक है, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे दूसरे इंसान की डिग्निटी हर्ट हो जाए, किसी इंसान की, किसी कम्युनिटी की फीलिंग, ठीक है, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं कहना है। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं कहना है जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ बात करे, ठीक है, कंट्री की यूनिटी और कंट्री की इंटीग्रिटी के खिलाफ बात करे, ऐसा कुछ नहीं कहना है। क्लियर? किसी की इमेज खराब नहीं करनी है, किसी की इमेज का पूरा ध्यान रखना है, डिग्निटी को मेंटेन करना है, ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रिटी का खास ख्याल रखना है। कुछ ऐसा नहीं बोल सकते आप जहाँ पे आप इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हो, इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, इंडिया की इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, इंडिया के भाईचारे फ्रेटर्निटी वाली आइडिया के खिलाफ कुछ बोल रहे हो। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो दिस राइट इज ऑल्सो लिमिटेड इन नेचर। क्लियर? सेकेंड फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ असेंबली या फ्रीडम टू असेंबल, ठीक है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप असेंबल हो सकते हो, एकजुट हो सकते हो, ठीक है, असेंबल हो सकते हो, प्रोटेस्ट करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं लोग, ठीक है, असेंबल हो सकते हो, बट आगे ना लिमिटेशन, ऐसे ही नहीं असेंबल हो पाओगे आप। लिमिटेशन क्या है? आपको पीसफुली असेंबल होना है, ठीक है, ऐसी तरीके से असेंबल नहीं होना है जो वायलेंस को फैलाए, ठीक है, समझ आया सबको? हमें पीसफुली असेंबल होना है,
प्लस विदाउट आर्म्स, आर्म्स के खिलाफ, आर्म्स के साथ आप असेंबल नहीं हो सकते, ठीक है, आर्म्स के साथ आप असेंबल नहीं हो सकते हो, आपको असेंबल होना है बट पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। द थर्ड वन इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो, यूनियंस फॉर्म कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, कोई छीन नहीं सकता इसको। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मार्कर अभी चल नहीं रहा है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अभी जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख जा सकते हो, लद्दाख से असम जा सकते हो, जहां जाना है वहां जाओ आप। बट मैंने इसमें भी लिमिटेशन बताई थी, क्या लिमिटेशन है? क्या बॉर्डर एरियाज में जा सकते हो? नहीं, वो भी तो टेरिटरी के अंडर ही आ रहा है, इंडियन टेरिटरी के अंडर आ रहा है, बट वो प्रोटेक्टेड जोन आ जाती है, क्या उधर जा सकते हो? आपने रिजर्व्ड एरियाज का नाम सुना है, नेशनल पार्क्स, रिजर्व्ड एरियाज, फॉरेस्ट रिजर्व्स, क्या वहां पे जा सकते हो विदाउट परमिशन? नहीं जा सकते, वहां पे कुछ ही लोग जा सकते हैं विद परमिशन। क्लियर? उसके अलावा क्या आप मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में जा सकते हो विदाउट परमिशन? नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी हर जगह मूव नहीं कर सकते हो, हर जगह मूव नहीं कर सकते हो, वहां पे भी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी चाहो तो रिजाइड कर सकते हो। आज जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, कल मुंबई सेटल हो जाओ, दिल्ली सेटल हो जाओ, कोई मना नहीं करेगा, है ना, कहीं पे भी सेटल हो सकते हो। बट उसमें भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, जाओ मिलिट्री कैंटोनमेंट में जा सकते हो, यहाँ पे रिजाइड कर सकते हो, नहीं, फॉरेस्ट एरिया में जाके रिजाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे भी क्या आ जाती है, रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल, हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जो चाहे प्रोफेशन आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, जो चाहे ट्रेड आप कर सकते हो, ठीक है, जिस मर्जी ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाओ, जिस मर्जी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, जिस मर्जी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाओ। बट इसमें भी तो लिमिटेशंस बताई थी, प्रोफेशन करने के लिए अगर मेरे को डॉक्टर का प्रोफेशन करना है तो विदाउट एमबीबीएस डिग्री क्या मैं डॉक्टर का प्रोफेशन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें भी लिमिटेशंस आती है। ट्रेड, क्या मैं हर तरह का ट्रेड कर सकती हूँ? नहीं, ट्रेड में भी लिमिटेशंस हैं। जो स्टेट जिसको जो अलाउ कर सकती है, जिस स्टेट जो जिस प्रोफेशन को, मैं वही प्रोफेशन कर सकती हूँ। क्लियर? तो ये भी लिमिटेड है। इसमें मैंने एक और फ्रीडम बताई थी, फ्रीडम टू हैव द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, अब ये डिलीट हो गया है, ठीक है, अब ये इस फ्रीडम की कैटेगरी में से निकाल दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। क्लियर? तो अंडर आर्टिकल 19 हमारी कुछ 6 फ्रीडम्स हैं। क्लियर? अब आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? बोलो, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन, यस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंस क्या बताया था मैंने, ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है? कुछ गुनाह किया है, ऑफेंस मीन्स गुनाह किया है, कन्विक्शन मीन्स उसके लिए आप गिल्टी प्रूवन हो चुके हो, ठीक है, कन्विक्टेड हो, आपने कोई गुनाह किया है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में आपको कुछ कन्विक्शन, कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। पहले क्या बात बताई थी मैंने इसमें, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था इसमें? नो डबल जियोपार्डी। और क्या बताया था? नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने कोई गुनाह किया है, अगर किसी इंसान ने कोई गुनाह किया है, उसके लिए वो गिल्टी प्रूवन है, ठीक है, वो जेल चला गया है। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का क्या मतलब हुआ? जो एक बार उसने गुनाह किया है,
ठीक है, जो एक गुनाह उसने किया उसके लिए उसने सजा भुगत ली है, दोबारा उसी गुनाह के लिए उसको सजा नहीं होगी। नो डबल पनिशमेंट। क्लियर? दो बार पनिशमेंट नहीं हो सकती उसको सेम क्राइम के लिए। क्लियर? दूसरी बात क्या की मैंने, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एक ऐसा लॉ जो प्रेजेंट में बना है, ठीक है, बट उसकी एप्लीकेशन कहाँ हो रही है, पास्ट के एक्ट्स पे हो रही है। ठीक है, पास्ट में आपने कुछ गलती की थी या कुछ बोल सकते हैं हम कोई ऐसा काम किया था जो आज के प्रेजेंट के लॉ के हिसाब से क्या बन रहा है, गुनाह बन रहा है। उस टाइम तो आपने वो पनिशमेंट फेस नहीं की, लेकिन आज के लॉ के हिसाब से आपको पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह का लॉ एग्जिस्टेंस में कभी नहीं आ सकता। रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसा लॉ जो कि प्रेजेंट में बना है बट एप्लीकेशन उसके पास्ट की एक्टिविटीज पे हो रही है, तो इस तरह के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपने कोई गलती की या कन्विक्टेड हो तो उस केसेस में इन दोनों पार्ट्स में आपको प्रोविजन, इन दोनों प्रोविजन से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। क्लियर? आर्टिकल 20 किसकी बात करता है, नो डबल जियोपार्डी एंड नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। क्लियर? सबको समझ आया? नेक्स्ट आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, यस 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। सबसे इंपॉर्टेंट राइट अगर फंडामेंटल राइट है तो वो कौन सा आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट है वो कौन सा है, यस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मीनिंग बताया था मैंने, यस आपकी पर्सनल फ्रीडम और आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, आर्टिकल 21। ठीक है, सबसे बेसिक राइट है ये। जीने का अधिकार कोई छीन सकता आपसे, नहीं छीन सकता, जब तक आपको कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तब तक आपका जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार क्या, जीना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर दुनिया में आए तो जीना सबसे इंपॉर्टेंट राइट बन जाता है आपका। तो आपका जो बेसिक राइट है वो किस आर्टिकल के अंडर प्रोटेक्टेड, अंडर आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। खाली लाइफ की बात नहीं कर रहा है ये, मैंने क्या बताया था, लाइफ विद प्रिवेसी, ठीक है, विद डिग्निटी। ठीक है, प्रिवेसी और डिग्निटी दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए ये लाइफ का आर्टिकल जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो लाइफ खाली लाइफ है, खाली सिर्फ सीधा लाइफ हम बोल सकते हैं, लाइफ तो जानवरों की भी होती है, ठीक है, एनिमल्स की भी तो लाइफ होती है, बर्ड्स की भी लाइफ होती है। हमारी लाइफ से उनकी लाइफ कैसे डिफरेंट है, वी आर सोशल बीइंग। ठीक है, हम सोशल बीइंग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, लॉज के अंडर रहते हैं, है ना। तो लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, विद डिग्निटी। लाइफ शुड बी विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, विद प्रिवेसी। तो ये कुछ दो बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आपकी प्रिवेसी आपके लाइफ के अधिकार के अंदर ही आती है। ठीक है, आपकी प्रिवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर आपकी प्रिवेसी में कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा तो वो उस केस में क्या होगा, वो आपकी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी। कौन सा फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, ये लाइफ के अधिकार के अंडर आते हैं। अगर आपकी डिग्निटी, ठीक है, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर वायलेशन मानी जाएगी, कौन से आर्टिकल की वायलेशन मानी जाएगी, आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। तो क्या राइट टू लाइफ खाली राइट टू लाइफ ही होना चाहिए, नहीं, इट शुड बी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, इज्जत के साथ जियो। क्लियर? और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था, कमेंट फ्रंट में बैठ जाओ। तो लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ शुड बी विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमेज के साथ, रेपुटेशन के साथ। क्लियर? इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक केस हुआ था, मानेका गांधी केस। ठीक है, मानेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ के अंडर और भी बहुत सारे राइट्स आते हैं। जैसे आपका ये बेसिक अधिकार है कि आप एनवायरमेंट, जो आपका एनवायरमेंट हो वो साफ सुथरा हो, पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, ये आपका बेसिक अधिकार है कि आपके पास क्लीनर एनवायरमेंट हो।
ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट का आपका बेसिक राइट है। ये किस किस राइट के अंडर प्रोटेक्टेड है? राइट टू लाइफ के अंडर ही प्रोटेक्टेड है। जीना है ना, जीना है तो ऐसा एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए जो साफ सुथरा हो। ठीक है, राइट टू स्लीप, ठीक है, अच्छी नींद लेना भी आपका बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ के अंडर आ रहा है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद मैंने और कौन से राइट्स बताए थे? राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हैव शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ठीक है, अच्छी हेल्थ हासिल करना वो भी आपका बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ के अंडर प्रोटेक्टेड है। क्लियर? राइट टू रेपुटेशन, इमेज क्रिएट करो, वो भी आपका बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ के अंडर ही प्रोटेक्टेड है। तो ये कुछ बेसिक राइट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ये राइट टू लाइफ के अंडर ही, इसको अंडर ही रखना है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अंडर आर्टिकल 21 हमने एक और आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 21 ए ऐड किया था। किसके थ्रू ऐड किया था? थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, आर्टिकल 21 किसकी बात कर रहा है? राइट टू लाइफ की, लाइफ विद डिग्निटी की। अब मुझे बताओ कि डिग्निटी कैसे आती है? थ्रू एजुकेशन। जब इंसान एजुकेटेड हो जाता है तो वो डिग्निटी की तरफ जाता है, ठीक है, उसकी डिग्निटी मेंटेन होती है, वो प्रॉस्पर करता है, उसकी वो डिग्निटी लेकर आता है अपने लिए। क्लियर? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक बेसिक राइट लाया था, राइट टू एजुकेशन। उससे पहले क्या राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन हासिल करना क्या एक फंडामेंटल राइट था? नहीं था। ठीक है, एजुकेशन हमने बाद में एक फंडामेंटल राइट बनाया। कब बनाया? थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर? अगर क्वेश्चन आए कि राइट टू लाइफ के अंडर ये आर्टिकल 21 ए इंसर्ट किया हमने, ठीक है, ये किसकी बात करता है? राइट टू एजुकेशन की। क्या राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है? क्या राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है? यस, इट इज अ फंडामेंटल राइट। क्लियर? ये फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ए। कम इन, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ए। इधर ही बैठ जाओ आप। सेटल हो गए? आर्टिकल 21 ए के अंडर हमने लाया राइट टू एजुकेशन। इसको हमने लिंक किया किसके साथ? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, लाइफ को जीना है बट विद डिग्निटी। और डिग्निटी कैसे आएगी? जब हम एजुकेशन हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर? आर्टिकल 21 भी हो गया। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 कोई एक बोलो, कोई एक बोलो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑन सर्टेन बेसिस। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्लियर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अगर एक इंसान अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर एक इंसान अरेस्ट हो जाता है, उस केसेस में कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी? और डिटेन हो गया है, ठीक है, प्रॉपर अरेस्ट नहीं हुआ, डिटेन हुआ है, पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, डिटेन कर दिया है, ठीक है, उस केस में प्रोटेक्शन। अब मैंने आपको बताया था अरेस्ट के केस में 2 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, 2 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था? कि अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी विदाउट द अरेस्ट वारंट। ठीक है, पुलिस को अरेस्ट वारंट साबित करना होता है, निकालना होता है, उसके बाद ही अरेस्ट हो सकता है किसी भी पर्सन का। क्लियर? तो अरेस्ट होने के लिए किसी पर्सन का अरेस्ट वारंट इज नेसेसरी। ठीक है, प्रोटेक्शन मिल रही है ना। विदाउट परमिशन आप कैसे किसी को अरेस्ट कर, किसी को भी तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अरेस्ट शुड बी विद अरेस्ट वारंट ओनली। क्लियर? अगर इंसान अरेस्ट हो गया है, ठीक है, ऑन सर्टेन ग्राउंड इंसान अरेस्ट हो गया है, अगर अरेस्ट हो गया है तो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको
कितनी देर में पेश करना पड़ता है? विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। क्लियर? ये पुलिस की ड्यूटी होती है। तो दोनों ही केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। अगर आप अरेस्ट हो भी गए हो तो उस केस में भी तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने तो किया जा रहा है, पेश तो किया जा रहा है ना, ठीक है, सुनवाई तो हो रही है। क्लियर? दो चीजें अरेस्ट की, अरेस्ट वारंट के बाद बगैर नहीं हो सकता है, और दूसरा अगर अरेस्ट हो गया है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी पड़ती है पुलिस को। क्लियर? समझ आया? अब डिटेन की बात की थी मैंने, कितनी तरह की डिटेंशन बताई थी? 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन। द फर्स्ट वन इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। क्या फर्क था दोनों में? नहीं, यस, दो तरह की डिटेंशन बताई थी। पुलिस आपको दो बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहले आप गिल्टी प्रूवन हो, ठीक है, प्रूफ है सामने, पुलिस को पता चल गया है कि आपने गलती की है, उस केस में जो डिटेंशन होती है उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहा जाता है, ठीक है। उस केस में जो डिटेंशन होती है उसको क्या कहा जाता है? प्यूनिटिव डिटेंशन, बिकॉज ये किसी बेसिस के ऊपर हुई है, किसी प्रूफ के बेसिस के ऊपर हुई है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन कब होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, शक के बिना पे आप पुलिस किसी को उठा सकती है, क्राइम ना हो, अगर पुलिस को लग रहा है कि इस एरिया में क्राइम होने वाला है, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी? पहले ही उस इंसान को वहां से उठा लेगी, जिसके ऊपर भी शक होगा उसको उठा लेगी। या फिर क्राइम हुआ भी हुआ है, जो शक के बिना पे डिटेंशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। अगर पुलिस चाहे तो किसी को भी डिटेन कर सकती है ना, उसको लगेगा कि हाँ ये शक के बिना पे इसको भी डालो, उसको भी डालो, उसको भी डालो, सबको डाल सकती है, ठीक है। तो क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रही है इस केस में? सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स तक हो सकती है, मैक्सिमम 3 महीनों के लिए आप किसी को जेल के अंदर डाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। 3 महीने, अगर 3 महीने से ऊपर टाइम करना है तो उसके लिए आपको एडवाइजरी बोर्ड, जो कि किससे बना होगा? हाई कोर्ट के जजेस से बना होगा एडवाइजरी कोर्ट, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तभी इसकी जो सजा है 3 महीने से ऊपर की जाएगी। तो प्रोटेक्शन मिल रही है ना इंसान को। 3 महीने तक ही आपको जेल में रखा जा रहा है, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन मिलेगी तभी जाके आपकी सजा बढ़ेगी। क्लियर? तो हमने अरेस्ट और डिटेंशन की बात की थी अंडर आर्टिकल 22। क्लियर? अंडर आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात हो गया। राइट टू फ्रीडम भी हो गया। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हिंदी में बोलते हैं शोषण, ठीक है, शोषण, एक्सप्लॉइट होना। किसी, अगर कोई इंसान एक्सप्लॉइट हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी कॉज है, ठीक है, बट एक्सप्लॉइट तो हो रहा है ना, किसी भी इंसान को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो ये राइट किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? आर्टिकल 23 लिखो। आर्टिकल 23, prohibition of traffic, prohibition of traffic, prohibition of traffic in human being, in human being, prohibition of traffic in human being, human beings, and forced labor, and forced labor, and forced labor, prohibition of traffic in human being and forced, forced, forced labor, forced labor, labor, ठीक है, लिख लिया सबने? आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं।
किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती, शोषण नहीं हो सकता किसी इंडिविजुअल का या किसी कम्युनिटी का। क्लियर। आर्टिकल 23 क्या लिखवाया मैंने, ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती ह्यूमन बींग्स की। ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी, नाम सुना है, तस्करी नहीं हो सकती ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में अब गरीब लोग भी आ जाते हैं जिनकी तस्करी की जाती है, ये गरीब है, ठीक है, पावर्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर्टी से डील कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अमीर लोग कई बार तस्करी करके उसको दूसरी कंट्रीज में भेज देते हैं। तो इस तरह की तस्करी ना हो ह्यूमन बींग्स की। एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ही है ट्रैफिकिंग होना। तो ट्रैफिकिंग इन ऑल फॉर्म्स शुड बी अवॉइडेड, प्रोहिबिशन है ना इसके, प्रोहिबिटेड है ये। अब ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन बींग्स की, अब तो इंसानों की ऐसे कॉमनली भी है, बट ज्यादातर लड़कियों की जाती है ट्रैफिकिंग, लड़कियों की तस्करी होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनको भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की तस्करी ना हो, ये किस राइट के अंडर प्रोटेक्शन मिली हमें, अंडर आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती ह्यूमन बींग की। दूसरी बात, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर ट्रेडिशनल इंडिया में क्या था, फोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। ठीक है, फोर्स लेबर क्या होता है, बेगार सिस्टम, इसको पहले क्या कैसे किस नाम से और क्या नाम है इसका, बेगार सिस्टम बोला जाता है। फोर्स लेबर क्या हो गया, आपके पास पैसे नहीं है या किसी का आपने कर्जा देना है, ठीक है, किसी से कर्जा लिया था, अब कर्जा चुका नहीं पाए, कर्जा देना है। क्लियर। अब आप उस बोझ के अंदर इतना आ गए हो कि आप वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। वो बोलेगा कि मेरे आगे ऐसा ऐसा काम कर, तो वो नहीं हो सकता, वो फोर्स्ड लेबर हुई ना, फोर्स्ड लेबर हुई ना, जो चाहे उससे करवाओ। ठीक है, तो फोर्स्ड लेबर या बेगार सिस्टम टोटली प्रोहिबिटेड है। क्लियर। कर्जा उठाया है, नहीं पे किया है, कोई भी चाहे आपको किसी भी काम में नहीं लगा सकता। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है आपका, और ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 23। क्लियर, क्लियर। 23 आर्टिकल किसकी बात करता है, ट्रैफिकिंग की बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर या बेगार सिस्टम की प्रोहिबिशन। क्लियर, समझ आया सबको। अब आर्टिकल 24 लिखो। 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट of children in factories, etc. Prohibition of employment of children in factories, etc. Prohibition of employment of children in factories, comma etc. डाल दो। आगे जो पॉइंट लिखा होंगे वो ऐड करना। क्लियर, लिख लिया सबने। अब आप बच्चों को ना हजार्डस एक्टिविटीज में, अब बच्चों के बहुत सारे कारण है, सपोज उसकी फैमिली की कंडीशन ऐसी कि उसको काम पे आना पड़ रहा है। क्लियर, या ऐसा हो सकता है उसके पेरेंट्स ही नहीं है, उसको अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चों का जो चाइल्डहुड है, आपको नहीं लगता बच्चों का जो बेसिक इंसान की लाइफ में सबसे अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, चाइल्डहुड का। तो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड हर केस में प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा उस एज में सीखता है ना, ठीक है, वही उसकी लाइफ बनाता है। अगर बच्चा उस सिचुएशन में हरास हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या उसकी गलती से उसकी वो ऐसी फैक्ट्रीज में चला गया जहां उसकी हेल्थ खराब हो गई, उसकी बाजू या टांग टूट गई, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि वो बचपन से ही उसकी लाइफ खराब हो गई, है ना, बचपन बेस होता है, बचपन से ही उसकी लाइफ। तो चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम पीरियड है जो हर केस में प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो वो हमारा एक वे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 24 हमने उस चाइल्डहुड की प्रोटेक्शन की है। हमने क्या कहा कि ऐसे जो बच्चे जो वेरियस कंडीशंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, नहीं हो सकते एम्प्लॉय। क्लियर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो शुरू से ये था कि 15 साल पहले था, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में क्या था, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट था। उसके अंडर क्या था, 15 साल से नीचे के बच्चे जो है हजार्डस एक्टिविटीज, हजार्डस मतलब जो खतरनाक एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ाद हुए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 15 से 14 ईयर्स किया। क्लियर। 14 साल से नीचे बच्चे जो होंगे वो हजार्डस एक्टिविटीज में नहीं जा सकते। क्लियर, समझ आया। हजार्डस एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो उनकी सेहत के लिए, उनके बचपने के लिए बहुत ज्यादा खराब है, हजार्डस है।
फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट ऐड करो, हजार्डस एक्टिविटीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। हजार्डस, ठीक है, हजार्डस एक्टिविटीज में उनको नहीं डाला जा सकता। कब तक? अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल तक के बच्चे को आप किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में नहीं डाल सकते। एज लिमिट डाल दी गवर्नमेंट ने थ्रू लॉ, एज लिमिट आ गई, ठीक है। हजार्डस एक्टिविटीज, पहले क्या था, हजार्डस, नॉन हजार्डस, किसी एक्टिविटी में उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। हजार्डस, नॉन हजार्डस, किसी में भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। बट फिर थोड़ा टाइम बाद 2012 के बाद क्या हुआ कि उनको नॉन हजार्डस एक्टिविटीज में लाया जा सकता है। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टीवीज में देखते हो, फिल्म्स में देखते हो, बच्चे तो होते हैं ना, वो भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी तो एम्प्लॉयड है ना, बट वो नॉन हजार्डस है। वो नॉन हजार्डस है, क्या उनकी सेहत के लिए खतरा है उस एक्टिविटी में? नहीं। कहाँ से खतरा है? उनकी हेल्थ कहाँ से खराब हो रही है? वहां पे नहीं हो रही है, ठीक है। वो प्रॉपर एनवायरनमेंट है ना, कुछ खतरे वाली बात तो नहीं है ना। फैक्ट्री थोड़ी है जहाँ मशीनों में उनको काम करना है, मशीन से उसके हाथ कट सकते हैं, नहीं। उसको सिर्फ एक्टिंग करनी है, स्किल्स दिखाने हैं। तो नॉन हजार्डस एक्टिविटी है ये। नॉन हजार्डस एक्टिविटी में क्या बच्चा जा सकता है? हाँ, जा सकता है, बट ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। कल बताया था मैंने, ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। स्कूल आवर्स के टाइम पे वो बच्चा पढ़ेगा, आफ्टर स्कूल आवर्स वो नॉन हजार्डस एक्टिविटीज में जा सकता है। हजार्डस में तो एट एनी कॉस्ट नहीं जाएगा, बट नॉन हजार्डस में जा सकता है। जैसे टेलीविजन इंडस्ट्रीज, फैमिली बिजनेस भी इसमें आता है। अब कोई बच्चा चाहता है कि मेरे पापा खेत में अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि मैं अपने पापा की हेल्प करूं आफ्टर द स्कूल आवर्स, वो भी तो ऑक्यूपाइड है, वो भी तो एम्प्लॉयड है ना उस केस में, वो भी तो एम्प्लॉयमेंट ही कर रहा है। तो उस केस में भी तो वो नॉन हजार्डस ही है, बट वो फैमिली का काम है, फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस में आप एम्प्लॉय हो सकते हो। बच्चे शॉप्स पे बैठे देखे होंगे आपने कहीं, ठीक है, नॉन हजार्डस एक्टिविटी है। क्लियर? तो हजार्डस एक्टिविटीज में हम बच्चों को नहीं डाल सकते, नॉन हजार्डस में डाल सकते हैं, बट ओनली आफ्टर द स्कूल आवर्स। अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन से आए हैं, ठीक है, तभी। क्लियर? पेरेंट्स की परमिशन या गार्जियन की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? समझ आया? आर्टिकल 24 है ये, 24 है ना आर्टिकल। 23 किसकी बात करता था? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर की भी प्रोहिबिशन है। 24 किसकी बात करता है? बच्चों की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती हजार्डस एक्टिविटीज में। क्लियर? अप टू किस एज तक? 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर करनी है हजार्डस, नॉन, अगर जाएंगे भी तो नॉन हजार्डस में जाएंगे, बट ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब ये 25 से लेकर 28 तक है, 25 से 28 तक है। राइट टू रिलीजन, जिस भी रिलीजियस कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे आपके रिलीजन का प्रोटेक्शन है। तो रिलीजन का प्रोटेक्शन इज अंडर आर्टिकल 25 टू 28। अब 25, 26, 27, 28 अलग अलग टॉपिक्स के साथ डील करते हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, CONSCIENCE, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस and to practice profess, PROFESS, profess and propagate PROPAGATE, propagate the religion of one's own choice, the religion of one's own choice. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, जो भी रिलीजन आप मन में फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपको फोर्सफुली नहीं बोलेगा कि इसी रिलीजन को फॉलो करना है। क्लियर? फ्रीडम टू हैव कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा की बात, ठीक है।
अपनी सोल की बात सुनते हो, जिस रिलीजन को फॉलो करना है, जिस पाथ पे जाना है, जैसा माइंड सेट रखना है रिलीजन को लेकर, आप वैसा रख सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस। आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं पूजा कर सकती हूँ, आप नमाज पढ़ सकते हो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, प्रोपागेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो अपने रिलीजन को, अपने चॉइस ऑफ रिलीजन को। क्लियर? तो 25 आर्टिकल किसकी बात करता है? अपनी कॉन्साइंस की सुनो, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, प्रोपागेट कर सकते हो आप, आपकी अपनी चॉइस है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। क्लियर? और किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, किस क्लासिफिकेशन के अंडर आ रहा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर। ठीक है, 25 समझ आया सबको? 26 लिखो, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, चाहो तो रिलीजियस अफेयर को जैसे चलाना चाहते हो वैसे चला सकते हो। जैसे मैं कोई मंदिर इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, मैं एक एज अ कम्युनिटी कोई मंदिर इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, मैं कोई मस्जिद इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, वो मेरी चॉइस है। क्लियर? मैं इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश कर सकती हूँ, रिलीजन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, उसको ओन कर सकती हूँ, उसको मैनेज कर सकती हूँ। क्लियर? ये मेरा अधिकार है, ये मेरा बेसिक अधिकार है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 27, freedom freedom from payment of any taxes, from payment of any taxes for the promotion of a particular religion, for the promotion of a particular religion। ठीक है, कोई भी रिलीजन आपको टैक्स देने की बात नहीं करता है कि मुझे हिंदुइज्म चलाना है तो आप मुझे टैक्स दो। टैक्स इकट्ठा करने का काम किसका है? स्टेट का है, रिलीजन का नहीं है। क्लियर? कोई भी रिलीजन जो आपसे मांगता है कि मुझे टैक्स दो तभी ये रिलीजियस कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, चंदा मांग सकते हैं बट टैक्स नहीं होता है वो। ठीक है, चैरिटी अलग चीज होती है, टैक्स अलग चीज होती है। टैक्स क्या होता है? आपको देना ही देना है। चैरिटी होती है अपनी मर्जी से दो या ना दो। क्लियर? तो कोई भी रिलीजन का बंदा या कम्युनिटी खुद में ये आपको आके नहीं बोल सकती कि इस रिलीजन की प्रमोशन के लिए मुझे टैक्स चाहिए या टैक्स दो। ठीक है, तो इस तरह की प्रोटेक्शन किस आर्टिकल के अंडर मिल रही है? आर्टिकल 26 के अंडर। क्लियर? लास्ट समझ आया? टैक्स नहीं मांग सकता कोई रिलीजन। क्लियर? आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रीडम टू अटेंड freedom to attend any religious instruction, freedom to attend any religious instruction in educational institutions, in educational institutions। लिख लिया? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब हुआ? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखिए, ठीक है, जैसे मुस्लिम्स में क्या होता है, जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, होते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मदरसाज। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी हैं, एजुकेशन दे रहे हैं वो, बट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी तो इम्पार्ट कर रहे हैं ना। वैसे हिंदुइज्म में भी हो सकता है, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी हो सकता है, सिखिज्म में भी हो सकता है, बुद्धिज्म में भी, किसी में भी हो सकता है। हर किसी रिलीजन का अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि एजुकेशन भी इम्पार्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो रिलीजन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं अगर वो चाहें तो। बट एक चीज याद रखना, जो अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ना कैटेगरी डिवाइड की है हमने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हमने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहले ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो टोटली स्टेट ओन्ड होते हैं, स्टेट ओन्ड। जैसे कि आपने स्कूल्स देखे होंगे, स्कूल्स कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के मतलब स्टेट ओन्ड है।
क्या उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं? नो, एट एनी कॉस्ट उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। तो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहीं पे देगा एजुकेशनल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देगा? नहीं दे सकता। तो स्टेट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट नहीं करते। क्लियर? दूसरा, एक तो प्रॉपरली स्टेट ओन्ड है, एक पार्शियली स्टेट ओन्ड होते हैं। पार्शियली मीन्स आधा स्टेट ने उस पर हक रखा हुआ है और आधा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने। तो उस केस में क्या होता है, थोड़ी बहुत रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और थोड़ी बहुत जो कॉमन एजुकेशन होती है वो दी जाती है। क्लियर? तीसरे तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, जो होली एंड सोली किसके अंडर आते हैं? रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वहां पे क्या है, जो पार्शली ओन्ड हो गए उसमें क्या है कि बच्चा चाहेगा, बच्चे की मर्जी है, अगर चाहेगा तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ले सकता है, अगर चाहेगा तो नहीं लेगा, उसकी अपनी मर्जी है। बिकॉज उसमें स्टेट का भी तो स्टेक है ना, स्टेट का स्टेक होना इसका मतलब थोड़ी सी फ्रीडम मिल रही है कि आप चाहो या नहीं चाहो आप अपनी मर्जी से करोगे। वेयर एज जो कि रिलीजियस ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे मदरसा। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। क्लियर? तो ये चार तरह की हमारे क्या आ गए, रिलीजियस राइट्स। पहला, अपनी मर्जी से रिलीजन जो चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपागेट कर सकते हो। क्लियर? दूसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर्स को। तीसरा, टैक्सेस नहीं देने हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट या फिर रिलीजन आपसे टैक्स नहीं ले सकता है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा। चौथा क्या है, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसमें कौन से तीन तरह के मैंने अभी आपको बताए। एक हो गया इंस्टीट्यूशंस जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो कि पार्शियली मेंटेन्ड बाय स्टेट होते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि सारे के सारे ही रिलीजियस उसके इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं। क्लियर? उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, समझ आया? तो रिलीजन चाहे तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकता है, यस कर सकता है। क्लियर? क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं स्कूल, ऐसे स्कूल में जो कि रिलीजन वाला जो है स्कूल है उसमें क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं? यस। क्या जो स्टेट ओन्ड है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं? नहीं, नहीं, वो पार्शली में हो गया। पार्शली ओन्ड जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सॉरी, पार्शली ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें चाहे बच्चा तो कर सकता है हासिल, चाहे तो नहीं कर सकता है, वो उसकी मर्जी पे है। क्लियर? 25 to 28 आर्टिकल्स किसके साथ डील कर रहे थे? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम कल डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और प्लस हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी पढ़ के इसको क्लोज करेंगे चैप्टर को। क्लियर? आई होप सबको समझ आया। आया सबको समझ? एनी डाउट?